पहला आपका जो वर्ड है दैट इज इनंसिएट। क्या है भाई? इनंसिएट। इनंसिएट का मीनिंग क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इनंसिएट, इनंसिएट क्या मीनिंग होगा इनंसिएट का? इनंसिएट भाई देखो, इनंसिएट को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इस वर्ड को देखो, हम कहते हैं ना किसी शब्द को हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। एक्चुअल में आपकी वर्ब होती है प्रोनाउंस, लेकिन अगर आप प्रोनाउंस ना पढ़ के प्रोनंसिएट करना पड़े तो कैसा रहे? प्रोनंसिएट भी वर्ब हुआ करती थी 17वीं शताब्दी तक, कभी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे वो आउट ऑफ यूज हो गई। तो अगर इनंसिएट को कनेक्ट करें प्रोनंसिएट, इनंसिएट प्रोनंसिएट, प्रोनाउंस करना यानी कि किसी चीज को बेसिकली कहना, साफ साफ कहना, तो प्रोनाउंस करना, क्लियरली प्रोनंसिएट करना बराबर इनंसिएट करना। तो इनंसिएट का मतलब होता है किसी बात को क्लियर तरीके से कहना, किसी बात को क्लियर तरीके से कहना। जैसे यहां पर लिख रखा है प्लीज प्रोनाउंस क्लियरली, तो क्लियरली जो है, क्लियरली प्रोनाउंस करना इनंसिएट होता है। तो क्लियरली प्रोनाउंसिएट करना, तो क्लियरली प्रोनाउंसिएट बराबर इनंसिएट, क्लियरली प्रोनाउंसिएट बराबर इनंसिएट। तो प्रोनाउंसिएट वर्ड आपको अपने माइंड में रख लेना है और उससे आप इसको याद रख लोगे, ठीक है। बाकी भाई अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो बहुत सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। पहले तो इसका मीनिंग देख लेंगे। टू से और प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली, साफ साफ बोलना, एकदम क्लियर क्लियर मीनिंग देना। आगे अगर इसके एंटोनिम्स की भाई हम बात करें तो देखो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसे जब हम कोई, जब जैसे कहते हैं ना, देखो क्लियर कहना है तो इसका एंटोनिम क्या आया होगा भाई? क्लियर ना कहना, साफ साफ ना बोल पाना। कभी कभी लोग अटक जाते हैं, अटकना स्टैमर करना बोलते हैं, स्टटर करना बोलते हैं। तो बाकी हिंदी में अगर देखा जाए तो आपने ये फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, जिसमें ये बोल रहा होता है क्या? तिलियल बोल तिलियल। हमारे यहाँ जो तोतला बोलते हैं, जो थोड़ा सा तोतला आता है तो वहां पे पूरा क्या आता है? टी आता रहता है, तोतलाना। तिलियल बोल तिलियल, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखना भाई, स्टटर करने में भी टट 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 कर रहे हैं, तो टक कर रहे हैं यानी कि तिलियल तिलियल की बात कर रहे हैं, है ना। समझ ले ना तुम लोग। तो तिलियल तिलियल स्टटर, यहां पे भी देखो टी है, यहां पे भी डबल टी है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्टटर करना, स्टैमर करना, मटर करना। बाकी देखो डबल एम से या एम से भी याद रख सकते हैं। जो हकलाते हैं उनको अक्सर मम्मी ऐसे बोलते हैं ना अक्सर करके, तो मटर करना है स्टैमर करना। जो रुक रुक के बोलते हैं ना, जो अटक अटक के, वही होता है आपका बेसिकली स्टैमर करना और स्टटर करना, ठीक है। बाकी प्रोनाउंस को अगर गलत करें, गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या कर दिया? मिस प्रोनाउंस कर दिया। तो मिस कर दिया प्रोनाउंसिएशन को, तो मिस प्रोनाउंस भी क्या हो गया? बेसिकली अटक अटक के बोलना। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं। अगला आपका वर्ड है कॉर्टियस। कॉर्टियस, देखो कॉर्टियस में आपको क्या दिख रहा है? कोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कोर्ट दिखाई दे रहा है। अब जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? एकदम पोलाइट हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं कोर्ट में जाके। तो क्योंकि कोर्ट में तो भाई ये पता है जज बोलने तो देगा नहीं। मूवीज में कोर्ट आपने देखे होंगे, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन कोर्ट में लोग बड़े वेल बिहेव्ड होते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं। तो कोर्टियस का मतलब भी पोलाइट होता है, जो बहुत पोलाइट हो, ठीक है। तो कोर्टियस का मतलब पोलाइट हो गया, स्पेशली इन अ वे दैट शोज रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट दिखाए, मिलनसार। अब अगर इसके एंटोनिम देखें तो भाई सबसे पहले तो इम्पोलाइट हो गया, बिल्कुल पोलाइट का एंटोनिम। रूड के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, आप कहते हैं ना वो बड़ी रूड है यार, ठीक है। इंसोलेंट, इंसोलेंट भाई जो करता है इंसल्ट वही है इंसोलेंट। तो जो करे इंसल्ट, जो इंसल्ट करता है, इंसल्ट करे वो इंसोलेंट। अनग्रेसियस, जिसके अंदर ग्रेस ना हो, जिसकी बातों में ग्रेस ना झलके, जिसकी बातों में मिठास ना हो, वो कैसा हो जाएगा? अनग्रेसियस हो जाएगा। इस टाइप से देखो, गंदा एकदम, अनग्रेसियस। सो अनग्रेसियस। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म बताएंगे भाई, एंथुजियाज्म मीनिंग भी बताएं। देखो साथ साथ में कमेंट करते चलेंगे एकदम फटाफट फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे। एंथुजियाज्म कैसे याद रख सकते हैं? देखो एंथुजियाज्म का जो मीनिंग होता है ना, एंथुजियाज्म का मीनिंग होता है एकदम एनर्जी ज्यादा सी, बहुत सारी एनर्जी, उत्साह, बहुत जहां पे उत्साह हो, ठीक है।
एंथुजियाज्म मतलब बहुत ज्यादा उत्साह जहां पे है, बहुत ज्यादा उत्साह है, लोग हंस रहे खेल रहे हैं, तो एंथुजियाज्म होता है। एंथुजियाज्म से ही शब्द आपका, ये देखो नाउन है, ठीक है, इसी से आपका शब्द बनता है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक आपका एडजेक्टिव हो जाता है वो व्यक्ति जो पूरे के पूरे उत्साह में है, ठीक है, जो पूरे के पूरे उत्साह में है। अब देखो एन को आप फैन पढ़ सकते हो, और फैन कैसे चलता है, एन यानी कि फैन, फैन फैन एन फैन, फैन यानी पंखा कितनी तेजी से चलता है, पूरे उत्साह में चलता है, पंखे की हवा में उत्साह भी आता है, तो फेंथुजियाज्म से याद रख सकते हैं। बाकी अ फीलिंग ऑफ एनर्जेटिक इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बाकी मुझे लगता नहीं है इसके लिए ट्रिक की जरूरत है ऑनेस्टली, आप इसको नॉर्मली याद रखें। सो स्वीट, आई एम सो एक्साइटेड, देखो कितने जोर से एक्साइटेड है। अब इसके एंटोनिम्स जो बनेंगे वहां पे एनर्जी की कमी होगी, तो जैसे कि पहला वर्ड है आपका अपैथी, अपैथी, देखो इसको दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। पहला भाई पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, और ए लगाने से कोई शब्द हो जाता है नेगेटिव, तो अपैथी का मतलब है जहां पे फीलिंग्स की कमी हो, जहां पे फीलिंग्स नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कहां से आएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगी। दूसरा आप ये कह सकते हैं अपैथी की जगह पे इसको पढ़ लीजिए आ बैठी, और आके कौन बैठी, जो भाई थकी हुई होगी, जिसमें एनर्जी नहीं होगी, तो आ बैठी, तो अपैथी यानी कि जहां पे एकदम एनर्जी खत्म है। बाकी दूसरा तरीका जो बताया रूट वर्ड वाला, तो पैथी का मतलब फीलिंग्स, आपने देखा होगा सिंपैथी, सिंपैथी में भी क्या है, फीलिंग्स की बात करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है टेलीपैथी, टेलीपैथी यानी कि जो दूर से ही अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं, टेलीपैथी, तो पैथी यानी कि फीलिंग्स, समझ रहे हो। अगला आपका वर्ड है लथार्जी, देखो लथार्जी को अगर आप ऐसे ब्रेक करके पढ़ो, ये इसको आप क्या पढ़ सकते हो, लात, और HAR आर और GY, इसको क्या पढ़ते हो, गई, लात हार गई, लात यानी समझते हो पैर आपके, और अगर आपके पैर हार गए तो आप कैसे हो, आप में एनर्जी नहीं बची, आप थक चुके हो, तो लात हार गई यानी कि लथार्जी बेसिकली कैसे याद रख सकते हो, लात हार गई यानी कि बेसिकली आप थक गए हो, तो थका हुआ, लथार्जी मतलब बेसिकली आप कह सकते हो थकान, कहते हो ना भाई। उसके अलावा अगला आपका वर्ड है टॉर्पर, क्या है टॉर्पर, देखो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब ये होता है बहुत उग्र तेज, उसका एंटोनिम टॉर्पर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, टॉर्पर हो जाता है, तो उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इनडिफरेंस, देखो भाई जिस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, समझ रहे हो, और इन किसी शब्द को क्या करता है, नेगेटिव, जहां पे चीजों में अंतर नहीं है, सब चीज सेम है सेम है सेम है, जो सब चीज सेम है तो कैसी हो जाएगी, डल, जहां पे नहीं है नो डिफरेंस, मतलब जहां पे है नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है यानी कि इनडिफरेंस है, वहां पे चीजें कैसी हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, वहां पे चीजें कैसी हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी। तो इनडिफरेंस बेसिकली जहां पे फीलिंग्स की कमी हो, जहां पे फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो इनडिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी ये देखो कुछ इडियम्स हैं आपके, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि इडियम्स की अगली क्लास है उसमें ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। ये वो इडियम्स हैं जो कि रिलेटेड है एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड ईगरनेस। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर वोकैब संजीवनी में ये जो स्टार मार्क लगा रखा है बीच बीच में आपने, ये समझ आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच है, ये समझ आता है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये जो स्टार मार्क है ये किस लिए लगाया गया है बेटा, ये इसलिए लगाया गया है, ये जो स्टार मार्क आपको दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलरली इसलिए लगाया गया है जहां जहां इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। देखो जैसे एंथुजियाज्म से रिलेटेड जितने इडियम्स आपके बनते हैं, जैसे आंट्स इन वंस पैंट्स, इसका मतलब क्या है, पैंट में चींटी घुस गई है, इसका मतलब है कोई रेस्ट लेस हो रखा है, यानी उसको एकदम बिल्कुल रेस्ट नहीं है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक है बाउंस ऑफ द वॉल, यहाँ पे डबल एफ आता है, बाउंस ऑफ द वॉल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू बी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है कोई, बहुत ज्यादा एनर्जी में है। अगला एक ईडियम है आपका ईगर बीवर, ईगर बीवर वो पर्सन होता है जो कि पूरा फुल ऑफ एनर्जी होता है, बहुत सारा एंथुजियाज्म उसमें होता है, वो पर्सन एंथुजियास्टिक होता है। एक है आपका ब्राइट आइड एंड बसी टेल्ड, इसका मतलब भी होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत एंथुजियास्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी है। एक है टू कॉज स्टायर, टू कॉज अ स्टायर, इसका मतलब है बेसिकली कहीं पे कुछ मतलब आग लगा देना, एक तरीके से आग का मतलब लिटरली वाली आग नहीं, कहीं पे लड़ाई झगड़ा फैला दिया, इस टाइप से कॉज अ स्टायर। एक है
चैम्प एट द बिट। चैम्प एट द बिट का मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, मतलब एकदम तैयार है, ठीक है। एक है आपका डू नथिंग बाई हाफ्स, ये HALVES, हाफ का ही प्लूरल होता है, यानी कोई चीज आधी नहीं करता, सब पूरी करता है। तो कैसा आदमी रहा होगा? फुल एनर्जी वाला। एक है ईट स्लीप एंड ब्रीद समथिंग, वो खाता भी वही है, वो सोता भी वही है, वो सांस लेता भी वही है। तो इसका मतलब है एक चीज के पीछे कैसा है? पागल है, पूरी एनर्जी से एक चीज के पीछे लगा हुआ है। आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट। अगला आपका वर्ड है इंपल्सिव। इंपल्सिव क्या मतलब होता है भाई इंपल्सिव का? देखो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, आई एम पल्सिव, आई एम पल्सिव। जिसकी जो पल्स है बहुत तेजी से भागे, वही आपका क्या बन जाएगा? इंपल्सिव। जिसकी पल्स तेजी से भागे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, पल्स रुक नहीं रही है, पल्स बहुत तेज भाग रही है, धड़कन बहुत तेज है, तो पल्स तेज चले तो इंपल्सिव। तो एक्टिंग और डन सडनली विदाउट एनी प्लानिंग और कंसीडरेशन ऑफ द रिजल्ट, एकदम उत्तेजित हो जाए कोई, वही हो गया क्या आपका? इंपल्सिव। तो इंपल्सिव कोई डिसीजन हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन जो आपने जस्ट ले लिया, इंपल्सिव डिसीजन है वो। कोई इंपल्सिव व्यक्ति हो सकता है जो जल्दी जल्दी एक्ट करे, वो कैसा है? इंपल्सिव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जल्दी बोल कल पनवेल जाना है, पनवेल से पनवेल, पनवेल आपका पल्सिव, पनवेल पल्सिव, पनवेल पल्सिव, ऐसे ध्यान में रख लेंगे भाई, ठीक है। तो जल्दी बोल, जल्दी यानी कि ये कैसा हो रखा है? इंपल्सिव हो रखा है, ठीक है। बाकी एंटोनिम भाई थॉटफुल, थॉट का मतलब सोचना, और फुल यानी कि सोच से भरा हुआ, कोई जो डिसीजन विसीजन लिया जाए बहुत आराम से सोच समझकर। एक है आपका वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब भी है जो सोच समझ के अपनी मर्जी से किया गया काम, तुरंत नहीं कर दिया, आराम से। विलफुल, जो विल यानी कि आपकी मर्जी, और जो आपकी मर्जी से हुआ है वो सोच समझ के होता है। तो इस तरीके से आप इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है लेजी। अगर लेजी के लिए ट्रिक की जरूरत है आपको, तो आपसे ज्यादा लेजी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो लेजी के लिए नो ट्रिक भाई, ठीक है। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। बाकी फिर भी ट्रिक चाहिए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर चीज ऐसे चाहिए, लोजी। लोजी कुछ खुद नहीं करेगा कुछ, हर चीज के लिए वो उम्मीद कर रहा है कोई आए और कहे लोजी, ठीक है। जैसे मेहमान हो घर में, ठीक है। तो अनविलिंग टू वर्क और बी एक्टिव, डूइंग एज लिटिल एज पॉसिबल, बहुत कम करने वाला कोई भी चीज। जैसे कि ये देखो पांडा पड़ा है, ठीक है। अगले जैसे इसके एंटोनिम्स देखें, डिलीजेंट। डिलीजेंट को कैसे याद रखेंगे? मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाया था। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मतलब वैसे यूपी से हूँ, अभी तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, सारे हमारी पूरी टीम दिल्ली से पढ़ाती है, तो हम सारे हार्ड वर्किंग है। तो दिल्ली के जेंट कैसे हैं? हार्ड वर्किंग, मेहनत करते हैं भाई, ठीक है। अगला आपका वर्ड दिख रहा है आपको, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब भी क्या हो जाएगा? मेहनती। देखो लेजी मतलब आलसी, तो ये सारे शब्द किसको दिखाएंगे? मेहनती को दिखाएंगे। तो एसिडुअस में ये दिख रहा है ASS, इसका मतलब क्या होता है? गधा। और सबसे ज्यादा कौन सा जानवर काम आता है? तो गधा ही है भाई। सबसे ज्यादा बोझा ढोने के काम आता है तो गधा, ठीक है। एक है एक्टिव। एक्टिव तो सभी समझते हैं, जो बहुत एक्टिव है, तेज तर्रार है, ठीक है। एक है आपका इंडस्ट्रियस। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कैसे होते होंगे? मेहनती। तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। एक है आपका लेबोरियस। जो लेबर होती है वो कैसी होती है? मेहनती। तो लेबोरियस मतलब मेहनती। आप इस तरीके से भाई नोट्स बना लेंगे सारे, जो जो चीजें बोलता हूं उसके हर चीज लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे भाई, है ना। सो लेबर वाले लोग लेबोरियस, इंडस्ट्री वाले लोग इंडस्ट्रियस, मेहनती हैं सबके सब, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है मर्सी। मर्सी का मतलब है भाई दया, ठीक है। मर्सी आपने सॉन्ग भी सुना होगा। तो मर्सी बहुत सिंपल सा शब्द है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मर्सी मतलब दया। तो काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता। दैट मेक्स यू फॉरगिव समवन, जिसकी वजह से आप किसी को माफ करते हैं। तो माफ करने वाली जो चीज है, फॉरगिव करने वाली, तो काइंडनेस, ठीक है, दया। तो लॉर्ड हैव मर्सी, भगवान हम पे दया करो, मर्सी, ठीक है, मर्सी। अगला आपका इसमें अगर एंटोनिम्स की बात करें, देखो मर्सी का मतलब है दया भावना। तो स्टर्ननेस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम, जहां पे दया ना करे, कोई कठोर दिल का व्यक्ति हो, कोई जो एकदम टाइट हो, स्ट्रिक्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, कठोर। तो स्टर्ननेस, स्टर्ननेस। देखो टर्न पढ़ रहे हो आप इसको, टर्ननेस, जो ना हो टर्न वही होगा स्टर्न, ठीक है। ध्यान देंगे, लिख देता हूं मैं इस ट्रिक को यहीं पे, ऐसे याद रखेंगे इसको। जो ना हो, जो न हो अपनी, जो न हो अपनी बात से टर्न,
जो ना हो अपनी बात से टर्न, वो होता है स्टर्न। ठीक है, जो ना हो अपनी बात से टर्न, जिसने जो कह दिया वो कह दिया, अब माफी नहीं मिलेगी। तूने गलती की, तू पिटेगा मतलब पिटेगा, अब मैं अपनी बात से नहीं पलट सकता। जो ना हो अपनी बात से टर्न, वही होता है स्टर्न। ठीक है, तो स्टर्न हो गया। और स्टर्न में एनईएस किस लिए लगाते हैं? नाउन बनाने के लिए इसको। ठीक है, ठीक है। बाकी इसके लिए और अगर देखें, एक अगला वर्ड है रिजिडिटी। आपको इसमें जीआईडी दिख रहा है, जीआईडी का मतलब क्या होता है? जिद। देखो एक ये नाउन है, लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है रिजिड। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जिद करे। तो जिद से आप याद रख लेंगे, जिद मतलब जो जिद करे। तो रिजिडिटी मतलब किसी चीज की जिद पे अड़े, रिजिडिटी। ठीक है, सो रिजिडिटी मतलब किसी चीज की जो जिद पे अड़े, तो जिद रिजिडिटी हो गई। अगला है आपका स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी, देखो स्ट्रिंज को आप क्या पढ़ सकते हो? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंज। इसको थोड़ा सा मोल्ड करो और इसको क्या पढ़ो? स्ट्रॉन्ग। भाई जो अपनी बात में कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, जो बात से पलटे नहीं, स्ट्रॉन्ग है, वही आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रिंजेंसी। उसके अंदर क्या पाई जाएगी? स्ट्रिंजेंसी पाई जाएगी। तो स्ट्रिंजेंसी यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट है चीजों को लेके, स्ट्रिक्ट एकदम। और स्ट्रिक्टनेस तो है ही है। स्ट्रिक्ट का मतलब है अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अड़ियल किस्म का है। पहला इडियम है वो है इन लाइट ऑफ। इन लाइट ऑफ क्या होगा मीनिंग, कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल रहा, कैसे सक्सेसफुल रहा? क्योंकि इसके ऊपर मतलब प्रकाश था, इसके ऊपर रोशनी थी, इसके ऊपर एक बेसिकली क्या था? अंधकार को खत्म करने के लिए कोई चीज थी, यानी कि लाइट थी। वो कौन हो सकता है? गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं ना कि माता पिता की वजह से कोई कामयाब हुआ, तो जिसकी वजह से कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से कुछ काम करते हैं, उस लाइट में हम काम कर रहे होते हैं। तो इन लाइट ऑफ का मतलब होता है की वजह से। की वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ। तो की वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ। तो इन लाइट ऑफ का मीनिंग बिकॉज ऑफ। तो इसको इस प्रकार से रिलेट करके आपको याद रखना है, माता पिता की वजह से या गुरुओं की वजह से, जिसकी वजह से हमें सफलता मिली, यानी कि जिसकी लाइट में हमने अपने जीवन को निकाला, वही आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले आपके इडियम की, अगला आपका इडियम है दैट्स ऑल सी रोट। अब देखो इसको याद करने के लिए भी कोई ट्रिक नहीं चाहिए स्पेशल, आप अक्सर करके बोलते भी देखा होगा आपने, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, हम क्या बोलते रहते हैं? दैट्स ऑल, बस इतना ही है, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, यानी कि जो है वो यही है। और आगे लिख रखा है सी रोट, ये अपनी साइड से ऐड कर दिया, दैट्स ऑल सी रोट लिख सकते हैं। कई बार आ सकता है दैट्स ऑल सी सैड। ठीक है, तो रोट लिख दो, सैड लिख दो, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट्स ऑल बेसिकली यहाँ पे मेन इडियम है, और जिसका मतलब है कि अब कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म है, यहीं तक है चीजें। ठीक है, तो यानी कि जब कुछ बाकी ना रह जाए तब हम क्या बोलते हैं? दैट्स ऑल। कई बार हम क्लास में बोलते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो दैट्स ऑल का मतलब कुछ बाकी नहीं है, तो कुछ कहने के लिए बाकी ना रहना। देयर इज नथिंग मोर टू बी सैड, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका इडियम है प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। प्लेइंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार आया रिसेंट एग्जाम्स में। ठीक है, ये रिपीटेशन संजीवनी बुक में इसी तरीके से हमने मेंशन करी हुई है, और स्टार भी लग रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे बताए होंगे। और तो प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, ये क्या होता है भाई? प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्ग्यूमेंट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मजा आ रहा है आर्ग्यूमेंट करने में, या जस्ट वो आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है, किसी चीज को लेके बहस करना चाह रहा है, इसीलिए बहस करता है। यानी कि वहां पे बहस करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है बहस करने का, तो जस्ट उसको मजा आता है बहस करने में, या वो बहस करना चाह रहा है इसीलिए बहस करता है। उसी को क्या बोल सकते हैं? प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। कई बार जो नेगेटिव चीजों का पक्ष लेते हैं उसके लिए भी इस इडियम का प्रयोग कर लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत का पक्ष ले, उसके लिए भी कई बार इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, मतलब बिना किसी वजह के ही बहस करता है, उसकी कोई वजह नहीं है, जस्ट उसको बहस करनी है। ठीक है, ये कह सकते हैं। आगे देखेंगे, अब भाई ये हमारी बुक में दे रखे हैं डेविल से रिलेटेड जितने भी आपके इडियम्स हैं,
इनको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। टॉक या स्पीक ऑफ द डेविल, जैसे हम कहते हैं ना शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, यानी कि जिसका जिक्र करें वही पर्सन आ जाए, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉक या फिर स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर। तो इसका मतलब होता है जिसका नाम लिया वही आ जाए। एक है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब देखो डेविल का मतलब होता है शैतान, तो शैतान के और गहरे समंदर के बीच में कोई फंसा हुआ है। एक तरफ शैतान है वो मार देगा, दूसरी तरफ गहरा समंदर है वहां डूब जाएगा। यानी कि दो मुश्किल परिस्थितियों में कोई अगर फंसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ना तो ये चूज कर सकता ना ये कर सकता। एक आपका इडियम है क्राफ्टी डेविल। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है तेज, चतुर, चंचल, चालाक। तो क्राफ्टी डेविल का मतलब हो जाएगा एक बहुत तेज पर्सन, चतुर इंसान। एक आपका इडियम है डेविल मे केयर, ये आपके अक्सर करके एटीट्यूड के लिए बोला जाता है, यार उसका एटीट्यूड तो डेविल मे केयर एटीट्यूड है, ठीक है। सो केयर फ्री एंड रिलैक्स्ड, लापरवाह किस्म का आदमी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, डेविल मे केयर, ठीक है, इस टाइप का पर्सन। एक है आपका हैंडसम डेविल। हैंडसम डेविल होता है एक कोई पर्सन ऐसा जो बहुत चार्मिंग है, टू चार्मिंग और मिस्चीवियस पर्सन, ठीक है, टू चार्मिंग बहुत ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है, या फिर मिस्चीवियस है, ठीक है, तो टू चार्मिंग या मिस्चीवियस पर्सन। उसके अलावा सुंदरता की वजह से चतुर और खतरनाक व्यक्ति कह सकते हैं इसको हिंदी में। बाकी 6th नंबर पे एक और इडियम है लकी डेविल। लकी डेविल देखो यहाँ पे वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जो बहुत लकी हो, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, वो लकी डेविल। एक आपका इडियम दे रखा है आइडल यानी कि खाली। आइडल हैंड्स या फिर माइंड आर डेविल्स टूल्स। टूल्स भी लिख सकते हैं, वर्कशॉप लिख सकते हैं, प्लेथिंग लिख सकते हैं, इस तरीके से आ सकता है। इसका मतलब है खाली शैतान ना, मतलब खाली हाथ ना शैतान के टूल होते हैं। खाली हाथ या खाली दिमाग शैतान का टूल, यानी कि जब आपके हाथ खाली हैं तो संभावना है कि आप कुछ गलत कर दो। आपका दिमाग खाली है तो संभावना है कि आपके दिमाग में गलत चीजें आए, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग होता है। तो खाली हाथ होंगे, खाली दिमाग होंगे, तो इसमें गलत चीजें आपके होने के चांसेस हैं, गलत चीजें आपके दिमाग में आने के चांसेस हैं, इसीलिए अपने दिमाग को बिजी रखें और पढ़ाई करते रहें। डेविल बीटिंग हिज वाइफ, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसको हम तब यूज करते हैं जब आपका बारिश भी हो रही हो और धूप भी निकल रही हो। कैसे रिलेट करोगे भाई, डेविल का मतलब है शैतान जिसके अंदर बहुत गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी की वजह से धूप निकल रही है, और क्योंकि वो अपनी वाइफ को बीट कर रहा है, पीट रहा है, तो उसके आंसुओं की वजह से वो बारिश हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक आपका है डेविल लाइज, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। डेविल लाइज इन द डिटेल्स का मतलब ये होता है कोई चीज जो देखने में सिंपल लग रही है, लेकिन जब उसको गहराई से पढ़ा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, डिफिकल्टीज होंगी उसमें, ठीक है, डिफिकल्टीज होंगी। तो देखने में आसान है, लेकिन अगर गहराई से उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उसमें मुश्किलें होंगी। आगे देखेंगे, अगला आपका इडियम है टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, अब देखो एकदम उबलते पानी में आप अचानक से, जैसे मान लीजिए घर में शादी ब्याह चल रहा है और मतलब सब खुश हैं, आप भी एकदम मस्त हो, मौज ले रहे हो, और तभी आलू उबालने के लिए पानी रखा था और पानी गर्म हो रहा और आप उसमें गिर गए, तो क्या हो गया, मुश्किल पर में पड़ गए। तो बेसिकली टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाना, मुश्किल परिस्थिति में फंस जाना। तो बेसिकली टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका इडियम है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन, क्योंकि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कई बार आप रील्स वगैरह में देखते होंगे, वो कुछ जो मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, जब खाना बना रहे होते हैं, नई नई चीजें बना के दिखाएंगे, नई नई डिश, तो वो ऐसे दिखाएंगे। एकदम से एक रील आपने शायद देखी हो कभी यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे, उसमें वो इस तरीके से जो पैन होता है, जो मतलब बेसिकली ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए जो तवा होता है, उसी टाइप से थोड़ा सा बंद होता है पैन। तो पैन में बेसिकली वो इस तरीके से उसको उछाल उछाल के उसमें आग लग रही होती है, तो जो फ्लैश होता है, जो लाइट होती है, वो आग जो होती है वो उसमें क्षण भर के लिए आती है। तो अ फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या हो जाता है, क्षण भर की सफलता। यानी कि कोई काम करने में सफल तो रहे, लेकिन वो टिकेगा नहीं लंबे टाइम तक, वो क्षण भर तक का है। समथिंग दैट इज सक्सेसफुल फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए सक्सेसफुल हो, यानी कि क्षणिक सफलता या फिर कुछ पल की सफलता। अगला आपका इडियम है रेज द रूफ। रेज द रूफ, रेज द रूफ का मीनिंग क्या होता है भाई, रेज द रूफ, जैसे जब कोई परफॉर्म करता है कहीं पे भी, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई है, तो जब वो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस से, जब कहते हैं ना एकदम
कहते धुआं ठा दिया, तो धुआं नहीं, यहाँ पे ये समझ लीजिए छत को ऊपर उठा दिया तालियों की गड़गड़ाहट से, या फिर वो इतनी जोर से गा रहा है, इतने एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहा है कि छत को भी ऊपर उठा दे, तो वही होता है इसका। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू प्ले और सिंग वेरी लाउडली और एंथुजियास्टिकली, एकदम जोर शोर से पूरे दम से गाना या फिर कुछ प्ले करना, ठीक है। तो यही होता है उत्साह में खेलते हुए तेज आवाज करना बेसिकली। अगला आपका इडियम है फूड फॉर थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार, विचार के लिए क्या दे दिया आपने, खाना, यानी कि विचार को खाना नहीं मिलेगा तो विचार आएंगे ही नहीं, और विचार को खाना दे दिया यानी कि आपने अपने दिमाग को सोचने के लिए कुछ दे दिया कि बेटा अब इस बात पे तू सोच, विचार कर, विचार कर। तो फूड फॉर थॉट का मतलब है समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट, यानी कि कोई भी चीज ऐसी जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए, कोई चीज जिसके बारे में चिंतन किया जा सके, समथिंग वर्थ थिंकिंग सीरियसली अबाउट, समथिंग वर्थ थिंकिंग सीरियसली अबाउट। तो फूड फॉर थॉट का मतलब क्या होता है, सोचने के लिए कुछ मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फायर इन समवंस बेली। देखो बेली क्या होता है, ये जो पेट होता है, आपने सुना भी होगा बेली फैट जो लटका रहता है ना यहाँ पे लोगों के पेट, उसको बेली फैट बोल देते हैं, ठीक है। और बेली बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं पेट से, ठीक है। और जब कहते हैं ना कि आग है भाई साहब, किसी के अंदर आग है, अंदर है यानी अंदर तो यही होगी आग, तो जब किसी के अंदर आग है यानी कि कुछ कर गुजरने की उसके अंदर ललक है, वो कुछ करना चाहता, तो फायर इन समवंस बेली का भी यही मीनिंग होता है बेसिकली, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। तो अगर किसी के पेट में वो आग है, किसी के अंदर वो आग है, तो वो पर्सन के लिए हम कह सकते हैं फायर इन समवंस बेली, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित। नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू, लुक टू की देखो, टू हम जब लगाते हैं जब किसी की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो लुक टू बेसिकली, तो जब हम हर चीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए जी एक पेन, आप छोटे से बच्चे हो इतने बड़े, ठीक है, आपको एक पेन चाहिए, आप क्या करोगे, पापा पेन। आप फिर थोड़े से बड़े हुए, आपको मान लीजिए छोटा सा कोई खिलौना चाहिए, पापा खिलौना। आप फिर और बड़े हुए, साइकिल चाहिए, पापा साइकिल। तो आप क्या कर रहे हो, पापा की तरफ बार बार देखते हो ऐसे जाके, तो यू लुक टू योर फादर। लुक टू यानी कि बेसिकली आप उन पर डिपेंडेंट हो, तो उन पर रिलाई करते हो। तो लुक टू का मतलब होता है किसी पर रिलाई करना, किसी पर निर्भर होना, तो किसी पर रिलाई करना बेसिकली क्या होता है, लुक टू। सो लुक टू समवन यानी कि किसी पर आप निर्भर करते हो, उसी के भरोसे हो। नेक्स्ट है टू च्यू द फैट। टू च्यू द फैट, अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गांव देहात में आपने देखा होगा लेडीज वगैरह अक्सर मोटी भी हो जाती हैं, शहर में भी हो जाती हैं, गांव में भी नहीं, शहर में भी खूब होती हैं। अब उनको फैट अगर कम करनी है तो कुछ और तो है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, फैट को चबाना पड़ेगा, और चबाने के लिए क्या करते हैं, बातें करते हैं। और भाई क्योंकि शहर में क्या है, दरअसल लोग हैं नहीं, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत नहीं होती, तो शहर की लेडीज फैट को चबा ही नहीं पाती, इसलिए मोटी हो जाती हैं। और गांव में तो भाई पूरी पंचायत बैठती है, पूरे पूरे दोपहर दोपहर है ना, तो वहां पर लेडीज पूरे फैट को चबा जाती हैं बातें कर करके, गपशप करके, तो वहां पे मोटी नहीं होती हैं। तो वो फैट को खा गई, चबा गई, क्योंकि बातें कर पाती हैं, और इतनी आस पड़ोस की इकट्ठी हो जाएंगी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए एक बार में। शहर में क्या है, कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं, शहर की लेडीज गपशप नहीं कर पाती, इसीलिए अक्सर करके मोटी हो जाती हैं। तो टू टू च्यू द फैट का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली गपशप करना। जस्ट आपको याद कराने के लिए ऐसा बोला है, कोई शहर का मेरी बात का बुरा मत मान जाना, कोई लेडीज मेरी बात का बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो बेसिकली गपशप करना, टू च्यू द फैट। अगला है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, बस छोटा सा ऐसे मार दिया, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, छोटा हल्का सा थप्पड़ मार दिया। तो ये क्या है, एक छोटी सी पनिशमेंट है, आपसे कोई गलती हुई, आपके बाबू ने आपको ऐसे मार दिया है, ऐसे करोगे, तो छोटी सी पनिशमेंट मिल गई आपको, ठीक है। और बाबू का मतलब हो सकता है मम्मी पापा, कोई भी किसी को बाबू बोल सकते हैं आजकल, ठीक है, सबको बोल सकते हैं। बाबू का मतलब होता है किसी को बहुत प्यार से संबोधित करना। अब जरूरी नहीं है कि बाबू आप उसी को बोलो, किसी को भी बोलो अपने घर में, ठीक है। तो अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, अ माइल्ड, माइल्ड का मतलब हल्की सी पनिशमेंट, यानी चेतावनी या मामूली सजा, मामूली सजा, जैसे दंड बैठक लगवा दी। नेक्स्ट देखोगे अ बुल मार्केट। अगर आपने वो मूवी देखी होगी स्कैम 1992, या फिर आपने लाइक बिग बुल करके मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, वहां से आपको समझ आएगा। शेयर मार्केट में वो मार्केट जिसमें प्राइसेस बढ़ रहे हो, उसी मार्केट को बुल मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो अब बुल मार्केट कौन सी मार्केट है, जिस मार्केट में प्राइसेस हाई जा रहे हो, बढ़ता हुआ जो बाजार होता है, उसी को बोलते हैं। देखो ईडियम्स थोड़े आसान होते हैं, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कम टाइम में आपको ज्यादा ईडियम्स बता पाए।
मैं इस संजीवनी एक्सप्रेस सीरीज के तहत मेरा जो मानना है वो ये है, क्योंकि इस सीरीज को 9th 10th 11th 12th के बच्चे भी देखें, इस सीरीज को हर एग्जाम वाले बच्चे देखें, हर कोई देखे, सीरियस से सीरियस कैंडिडेट इसको देखे। इसीलिए मेरा टारगेट ये है कि इस सीरीज को इस तरीके से रखा जाए कि कंटेंट बहुत जबरदस्त रहे और आप सभी को पढ़ने में मजा भी आए। ठीक है, आपका हंसना वसना भी लगा रहे, आपके लिए हर चीज का इंतजाम हमने करने का प्रयास किया है। बहुत एफर्ट लगता है एक एक चीज को करने में। और देखो ये सीरीज, अब आज की क्लास, आज का इवेंट आपको नहीं लगा दिखा होगा पहले से, क्योंकि आज की ये अभी मॉर्निंग में मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 बजे ये क्लास अपलोड होगी। फिर मुझे अभी ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, उसके बाद मैं कल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तो आज शाम को जाके, मतलब अभी दिन में ही करूंगा तो शाम को जाके वो क्लास लग पाएगी। अगर दिन में नहीं हो पाई तो रात को वीडियो रिकॉर्ड होगी, सुबह अपलोड होगी। और फिर मुझे परसों की वीडियो भी आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि कल दिन में उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी और कल शाम को उसको इवेंट लगाएंगे, यानी आज 3 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी एफर्ट भी लगता है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप सभी लोग जरूर करें। पहला क्वेश्चन है वन वर्ड का, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। किसी चीज के सिम्टम्स देख के, किसी चीज के इशारे देख के, देखो अब देखेंगे इस चीज को पूरा समझेंगे। देखो द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पहचानना। तो कहा गया है कि किसी बीमारी की अगर पहचान करने की बात की जाए तो वो कैसे की जाती है। तो द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई करना है। और किसको आइडेंटिफाई करना है, डिसीज। डिसीज का मतलब क्या होता है भाई, बीमारी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बीमारी की। फ्रॉम इट्स साइंस, साइंस का मतलब है जो उसके लक्षण है, या फिर हम कहें सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, किसी बीमारी के लक्षण। तो इन चीजों को भी जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी आपके वोकैबुलरी का ही पार्ट है, इस सब को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा वर्ड होता है डायग्नोसिस। क्या होता है भाई, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का निदान कह सकते हैं, या फिर किसी बीमारी की पहचान आप कह सकते हो। किसी बीमारी को एग्जैक्टली ये बताना कि ये वाली बीमारी इसको है, यानी कि किसी की बीमारी की पहचान करना डायग्नोसिस कहलाता है। कैसे याद रख सकते हो, देखो भाई, देखो इसमें आप इसको देखो, डायन टाइप का दिखेगा, और बीमारी क्या है, एक डायन ही तो है। और डायन को आपने सिस कर लिया, यानी कि सिस्टर बना लिया, यानी कि डायन को पहचान लिया। ये बहनों पे अक्सर करके मजाक कर देते हैं भाई लोग, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, कोई बुरा मत मानना मेरी बात को। बेसिकली बीमारी को पहचान लिया पूरी। घर में दो भाई बहन होते हैं, लड़ते रहते हैं ना, तो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो कुत्ता बोल देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, आप भी ऐसे ही डायन वायन बोल देते हैं। ठीक है, जस्ट मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, बहन मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी बहुत सारी बहन है और सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, और सबका लाडला भाई भी रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी भी हूँ। तो वैसा मत समझना, बस याद कराने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो डायन से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी ऐसे हमने उस ट्रिक को ना लिख के दूसरी भी ट्रिक लिख रखी है आपके लिए। डायन को मार के निदान करना, यानी बीमारी को निदान करना बेसिकली क्या है, डायग्नोसिस करना। आप यहाँ पे एक वर्ड और पाओगे भाई, इस वर्ड को भी यहीं पर तुरंत ही याद कर लें। जैसे ये डायग्नोसिस अपने आप में क्या है, नाउन है भाई, हमारी किताब में ये चीजें लिखी हुई है, ये सबसे खास बात है ना। तो अगर लेकिन डायग्नोसिस से एक दूसरा वर्ड देखें तो वो होता है डायग्नोज। डायग्नोज अपने आप में वर्ब है, किसी चीज की पहचान करना तो डायग्नोज करना, और जो उस चीज की आइडेंटिफाई करने की आर्ट है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, वो आपकी डायग्नोसिस है। तो ये नाउन है और ये आपकी वर्ब है। इनका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी पॉसिबल होता है, दैट इज डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी कि बीमारी की पहचान से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको डायग्नोस्टिक बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को ना भाई, एक शब्द से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ही याद किया। आपका वर्ड है भाई ओवरली कंसर्न विथ माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट का मतलब देखो, इसको मिनट नहीं पढ़ते हैं, पहली बात। स्पेलिंग सेम होता है, स्पेलिंग क्या होता है, सेम होता है। मिनट आपका बेसिकली क्या होता है, जो मिनट्स होते हैं आपके घड़ी के, ठीक है। और माइन्यूट का मतलब होता है छोटा, तो इसको माइन्यूट पढ़ा जाता है, मिनट नहीं पढ़ा जाता। और मिनट तब पढ़ते हैं जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो माइन्यूट डिटेल्स, कंसर्न्ड का मतलब है जिसको परवाह हो, जिसको चिंता हो, जिसको फिक्र हो, फिक्र करने वाला, ठीक है। और ओवरली का मतलब है कुछ ज्यादा ही। तो छोटी छोटी चीजों की ज्यादा ही फिक्र करने वाला कौन होता है, आपने पुराने टाइम के लोग सुने जो रूढ़िवादी लोग हैं,
जो हम बोल देते हैं ना बड़ा रूढ़िवादी पर्सन है। रूढ़िवादी यानी एक एक छोटी छोटी चीज को लेके बड़ा कंसर्न रहता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये सब चीजों को लेके। तो इनको क्या बोल देते हैं भाई? रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी से ही आपको समझ आएगा, एक एक वर्ड होता है इसके लिए इंग्लिश में, पेडेंटिक। क्या होता है भाई? पेडेंटिक। क्या होता है? पेडेंटिक। क्या होता है? पेडेंटिक। बार बार पढ़ना है, पेडेंटिक पेडेंटिक। याद कैसे रख सकते हैं? देखो, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वेदांत पढ़े हैं, वेद और वेदांतों को जानते हैं, वो कैसे रहे होंगे? रूढ़िवादी टाइप के। या ऐसे जिनको हर छोटी छोटी चीज की फिक्र रहेगी, जिसने वेद पढ़ लिए उसको तो फिक्र रहेगी। तो जो वेद पढ़ लेता है वो हो जाता है वेदांतिक, और वेदांतिक पर्सन ही कैसा हो जाएगा? पेडेंटिक। तो पेडेंटिक बराबर वेदांतिक, पेडेंटिक बराबर वेदांतिक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो पेडेंटिक यानी कि वेदांतिक, पेडेंटिक यानी कि वेदांतिक। इस शब्द में ही मीनिंग ढूंढना है अल्टीमेटली। देखो पता है, कई बार कुछ लोग ऐसे ऐसे निमोनिक्स लगा देंगे कि वो काम नहीं आएंगे आपके। बहुत सारे लोग निमोनिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन निमोनिक्स वो काम आते हैं जो आपको शब्द के अंदर मीनिंग को खोज दें। शब्द के अंदर आपको मीनिंग इसमें ढूंढना है, वही निमोनिक्स काम आएंगे आपके। आगे चलें। अगला जो आपका है, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। यानी कोई चीज ऐसी अफेक्ट करने का मतलब है प्रभाव डालना भाई। ऑल का मतलब है सभी, और मोस्ट का मतलब है ज्यादातर। या तो सब लोगों पे प्रभाव डाले, या ज्यादातर लोगों पे प्रभाव डाले, या ज्यादातर जगहों पे प्रभाव डाले, या वस्तुओं पे डाले, उसको क्या बोलेंगे? कोई भी चीज ऐसी जो लगभग सबको प्रभावित कर रही है। ये बड़ी जनरल सी बात है, इसको तो सब पे लागू कर सकते हैं। जनरल सी बात है। कैसी बात है? जनरल। तो जनरल को आप आसानी से कह सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका? जनरल, जो कि अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। जनरल अपने आप में क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो इसको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता ट्रिक की जरूरत है, बहुत सिंपल वर्ड है, सामान्य। जनरल यानी कि सामान्य। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड। जिसको वुंडेड यानी कि घाव नहीं पहुंचाया जा सकता, हार्म्ड यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कोई पर्सन ऐसा जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, अभी 2 दिन पहले बताया था आपको। देखो, इसको बोलते हैं इनवल्नरेबल। क्या बोला जाता है? इनवल्नरेबल। इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे भाई? इन का मतलब होता है नॉट, और मैंने आपको इस वर्ड को याद रखने का तरीका बताया था। यानी कि आप पहले वल्नरेबल शब्द को याद कीजिए। किसको याद कीजिए? वल्नरेबल। वल्नरेबल को कैसे याद रखेंगे? वल यानी इसको आप क्या पढ़ रहे हो? वैसे वल होता है, लेकिन आप बल पढ़िए, फिर आप पढ़िए न, और फिर आप पढ़िए रे और बल। बल नहीं है रे बल, बल नहीं है रे बल। कोई ऐसा पर्सन जिसमें बल नहीं है रे बल, बल नहीं है रे बल, बल नहीं है भाई इसके अंदर। जिसके अंदर बल नहीं हो वो कैसा होगा? उसको आसानी से कोई नुकसान पहुंचा देगा। और ऐसे का अपोजिट आदमी कौन होगा? जिसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जिसको नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके आगे क्या लगा दिया? इन। क्योंकि इनका मीनिंग क्या हो जाता है? नॉट। कोई ऐसा पर्सन जो वल्नरेबल नहीं है, यानी उसके अंदर बल है। समझ गए? तो उसी को बोल देते हैं इनवल्नरेबल। तो यहां पे हमने लिख भी रखा है इन यानी कि नॉट, और वल्नरेबल यानी कि बल न हो वो पर्सन। तो ऐसा पर्सन जिसके बल ना हो, उसका अपोजिट, उसका नॉट वाला, तो कौन सा हो जाएगा भाई? जिसके अंदर पूरी ताकत है। इनवल्नरेबल यानी कि जिसको नुकसान न पहुंचा सकें, जिसको नुकसान न पहुंचा सकें, न पहुंचा सकें। ठीक है, वही होता है इनवल्नरेबल। नेक्स्ट, अ रिलीजियस वॉर। धर्म युद्ध जो होता है उसको कैसे याद रखेंगे भाई? अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। इसके लिए इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों तरीके से लिख के आ सकता है। यही खास बात है हमारी किताब की भाई। ठीक है, हर तरीके से हमने समझा रखा है क्या आ सकता है। इसको बोलते हैं क्रूसेड। देखो भाई कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसानी से। देखो, इसको क्रू को आप करोड़ मान लीजिए, सीआर को हम क्या पढ़ते हैं? करोड़। और इसको क्या मान लीजिए? सैड। जिसमें करोड़ों लोग सैड हो जाएं, वो कैसा युद्ध रहा होगा? धर्म युद्ध। वैसे सब युद्ध छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध यानी कि जिसमें करोड़ लोग सैड हो जाएं। तो सीआर का मतलब करोड़, और प्लस में सैड का मतलब उदास। करोड़ों लोग जिसमें उदास हो जाएं वही है क्रूसेड। बाकी एक और ट्रिक हमने लिख रखी है, करोड़ प्लस सैड। 1 करोड़ रुपए की वजह से सैड था और धर्म युद्ध हो गया। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप वो याद रख लेना। बाकी मुझे लगता है करोड़ प्लस सैड, किसमें सैड होंगे? करोड़ प्लस सैड जिसमें धर्म युद्ध की बात होगी। करोड़ों लोगों को सैड कर सकता है, उदास कर सकता है। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। फॉल्ट का मतलब गलती, स्लाइट का मतलब छोटी सी।
कैन बी फॉरगिवन, फॉरगिवन का मतलब जिसको माफ किया जा सके, माफी योग्य, ठीक है। तो फॉरगिवन यानी कि माफी दी जा सके। तो एक ऐसी गलती जिसको माफ किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेनियल। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई इसको, देखो वेन इसको याद रख सकते हैं, वैन, वैन यानी कि जब, ठीक है। और इल, वेनियल यानी कि वैन इल, वेनियल यानी कि वैन इल, वेनियल यानी कि वैन इल। तो जब आप बीमार होते हैं तो मामूली गलती आपकी क्या कर दी जाती है, माफ कर दी जाती है। तो मामूली गलती को माफ करना, कोई ऐसी गलती जिसको माफ करा जा सकता है, वही क्या है, वेनियल है। तो मामूली गलती जो होती है वही, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपकी मामूली गलती को माफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये एक तो मामूली गलती को ध्यान रखना है, जो माफ करने लायक हो, क्षम्य हो वो, ठीक है। और वैन इल यानी कि जब आप बीमार है, वेनियल, वेनियल, वेनियल। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है। देखो भाई पैदल के लिए आपको जरूरत होती है पैरों की, और पैरों के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है पैड। बाई पैड यानी कि 2 पैर वाले, ट्राई पैड 3 पैर वाले, 3 पैर वाला तो कोई होता ही नहीं होगा ना, ठीक है। तो बेसिकली तो यहां से ध्यान रखेंगे भाई, पैड यानी कि पैर, पैड यानी कि पैर, पैड यानी कि पैर। और जो पैर से चलता है, पैड पे स्ट्रेन लेने वाला, पैरों पे स्ट्रेन कब आएगा, स्ट्रेन का मतलब है दर्द, पैरों में दर्द कब आएगा, जब आप चलोगे पूरा। तो पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाला, तो पैदल यानी स्ट्रेन, पैदल स्ट्रेन, पैदल चलने वालों को क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रेन। सो पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाले। अगला, अ गेम दैट रिजल्ट्स नीदर इन विक्ट्री नॉर इन ड्रॉ डिफीट। ये बहुत आसान चीज है, ऐसा गेम जिसमें ना जीत हो ना हार हो, ड्रॉ हो गया यार मैच। इसके लिए कोई ट्रिक चाहिए, मुझे नहीं लगता ट्रिक चाहिए, ड्रॉ मैच जो हो जाता है, जैसे अभी सीरीज ड्रॉ हुई वो वाला ये फोटो में। नेक्स्ट, अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जो वाटरफॉल होते हैं बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, झरने को क्या बोलते हैं। झरने के लिए एक शब्द होता है, भाई भाई बताओ जल्दी से, कमेंट साथ साथ में करते रहो। इसको बोलते हैं कास्केड। क्या बोलते हैं भाई, कास्केड। झरने को क्या बोलते हैं, कास्केड। कैसे याद रखोगे, बहुत आसानी से, देखो भाई, कास, CAS, ये वाला कास ध्यान है, कास का मतलब है काश वो मेरी होती। स्केट को आप स्केट से याद रखो, स्केटिंग करते हैं किस पे करते हैं, बर्फ पे करते हैं ना, जो बर्फ पे यूं यूं घूमते हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे इस टाइम पे घूमने इधर उधर। तो वो कह रहा है काश जो स्केटिंग है वो झरने पे कर पाता, जैसे बाहुबली एकदम चढ़ाता ना, ध्यान है आपको एकदम, तो काश झरने पे मैं भी स्केटिंग कर पाता। तो कास्केड यानी कि झरना, कास्केड यानी कि झरना, बाहुबली से याद रखना, कास्केड यानी कि झरना। भाई अगला आपका है स्पाउस ऑफ अ रेनिंग मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है भाई राजा, ठीक है। मोनार्क का मतलब वैसे राजा होता है। बाकी ये जो वर्ड है स्पाउस, इसका भाई किस, जो शासन कर रहा हो, यानी कि किसी राजा या रानी का पति या पत्नी जो होता है, किसी राजा या रानी की पत्नी या पति जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, इसके लिए एक वर्ड होता है कंसोर्ट। क्या होता है, कंसर्ट। क्या होता है भाई, कंसर्ट। कैसे याद रखेंगे, तो कंसर्ट बेसिकली क्या हो गया, अगर कोई राजा है तो उसकी पत्नी को कंसर्ट कह देंगे, और अगर कोई रानी है तो उसके पति के, मतलब उस, अब जैसे आप कहोगे सर ये तो एक ही तो बात हो गई, नहीं भाई। जैसे मान लीजिए कई जगह पे क्या होता है, शासन मेल लोग करते हैं, पुरुष करते हैं, तो वो रानी जो है वो शासन, मतलब जो राजा की पत्नी जो है कायदे से वो शासन नहीं करते, वो कंसर्ट है, ठीक है। ऐसे ही कई जगह क्या होता है, महिला कोई शासन कर रही है तो उसका जो पति है जो शासन नहीं करता वो कंसर्ट कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो किसी शासक या शासिका की पति या पत्नी को ही क्या बोल देते हैं, कंसर्ट बोल देते हैं। याद कैसे रखेंगे, क्या ट्रिक है, तो एक तो कौन दिख रहा है, और दूसरा शॉर्ट को कैसे पढ़ना है, सौत। तो आप ऐसे इसको एक लाइन याद रख लिए, कौन है जो रानी की सौत यानी कि सौतन बनेगी, तो रानी की पत्नी मतलब राजा की पत्नी क्या है, बेसिकली राजा की जो, मतलब रानी की सौत मत कहिए, ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है वो राजा को बहुत चाहती है लेकिन राजा किसी और से शादी कर रहा है, तो लोग पूछ रहे हैं कौन है जो इसकी सौत बनेगी, तो राजा की पत्नी, कंसोर्ट। तो राजा की पत्नी यानी कि कंसोर्ट यानी कॉन्सॉर्ट, ठीक है। ध्यान रखोगे भाई, ऐसे याद रख लेना। बाकी इसमें एक चीज आपको, एक वर्ड दिखा आपको, ये दिख रहा है रेनिंग, ये बेसिकली क्या वर्ड होता है, देखो रेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली REIGN ये वर्ब होती है, REIGN ये वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है टू बी अ किंग, राजा होना कहीं का, या कहीं किसी चीज पर राज करना। बाकी रेन एक और होता है REIN,
REIN आपका क्या होता है, नाउन होता है, और इसका मतलब होता है लगाम, जो घोड़े पे लगाम होती है ना वो वाली। वैसे तो राज करना भी लगाम लगाना ही है एक तरीके से। बाकी एक आपका इडियम बनता है या फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, रेन इन, REIN, और फिर उसके आगे इन प्रेपोजिशन, रेन इन। रेन इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंट्रोल, किसी को नियंत्रण में करना, रेन इन। बाकी एक आपको रेन ये वाला सुना ही होगा, RAIN, जो कि नाउन भी होता है और भाई आपका वर्ब भी होता है, और जिसका मतलब होता है बारिश या फिर बारिश का होना। तो बारिश या बारिश का होना बेसिकली रेन। तो आपको ये तीनों रेन के बारे में पता होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं भाई। नेक्स्ट चलें आगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है वन हु हैज अ कीन इंटरेस्ट। कीन का मतलब है जो उत्सुक हो, उत्सुक। तो वन यानी कि जो, हु हैज जिसका है, कैसा है, कीन इंटरेस्ट यानी उत्सुकता भरा इंटरेस्ट है उसका, इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड में और ड्रिंक्स में पूरा उसका इंटरेस्ट है, फूड में और ड्रिंक में उसका पूरा इंटरेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं भाई, फूड में और ड्रिंक में, यानी अच्छे फूड में बेसिकली उसका इंटरेस्ट हो, अच्छे खाने का जो शौकीन होता है, अच्छे खाने का जो शौकीन होता है उसको क्या बोलते हैं। आपने एक बाबा का नाम सुना है, गुरमीत राम रहीम, सुना होगा। गुरमीत राम रहीम के जो गलत काम थे क्या नहीं थे उन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके जो एक ठीक काम थे उनमें से एक काम जो मैं जानता हूं, ठीक है, बुरे काम रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है कुछ तो, ठीक है, मुझे नहीं जाऊंगा, मैं उन चीजों की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छे काम की बात बताता हूं। गुरमीत के जो अच्छे काम थे उनमें से एक ये था, मतलब वो बाबा का जो काम है, मतलब अच्छे जो काम है उनमें से, कि पंजाब में ड्रग्स को छुड़ाने के लिए काफी काम किया, मीट को छुड़ाने के लिए काफी काम किया, स्मोकिंग लोगों की छुड़वाई, ड्रग्स को, यानी कि उसने काम किए कि लोग अच्छा खाना पसंद करें। तो गुरमीत ने क्या किया, लोगों को अच्छा खाना पसंद करवाया, अच्छे खाने को जज करवाया। गुरमीत ने क्या किया, अच्छे खाने को जज करवाया। अब आप ये देखिए ये वर्ड क्या है आपका, ये गुरमीत ने नहीं दिखाई, वैसे इसको गौरमेट पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, गुर और मीत, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, गुरमीत यानी कि वो पर्सन जिसने लोगों का अच्छे खाने में इंटरेस्ट जगाया। तो एक तो गुरमीत से याद रख सकते हैं, दूसरा आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, देखो गुरु मीट, गुरु हमारा मीट बहुत पसंद करता है, कोई गुरु पर्सन है ये, ठीक है, और गुरु को हमारा मीट कैसा है, बहुत पसंद है। तो खाने को जो पसंद करता है, भोजन का जो प्रेमी होता है, वही बेसिकली आपका क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। एक वर्ड आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, गवर्नमेंट, जो कि पेटू होता है, ज्यादा खाना खाने वाला होता है। तो गुरमीत यानी कि जिसका अच्छे खाने में इंटरेस्ट हो, तो अच्छा खाना यानी कि नशा वसा सब छोड़ के उसने इस चीज पे काम किया। तो इस तरीके से गुरमीत से याद रख लीजिएगा या गुरु मीट से याद रख लीजिएगा, आपकी कॉल है, आप कैसे याद रखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। वो एनुअल कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम दिया होता है, उस एनुअल कैलेंडर को क्या बोलते हैं मेरे भाई। भाई देखो एनुअल कैलेंडर पता है क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूं तो पंचांग। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलमेनेक। एलमेनेक कैसे याद रख लेंगे, पंचांग, कालदर्शक, एलमेनेक। देखो भाई एल से आप ऑल मान लीजिए और MAN को मैन मान लीजिए। ऑल मैन यानी कि सभी मानवों को क्या देखना पड़ता है, पंचांग। भाई मानव के सभी काम क्या देख के होते हैं, शादी पंचांग देख के होती है, नहीं बच्चे तो पंचांग देख के नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद पंचांग जरूर देखा जाता है, ठीक है। तो शादी पंचांग देख के हो रही है, कोई गृह प्रवेश कर रहा है पंचांग देख के कर रहा है, तो पंचांग, ऑल मैन, ऑल मैन क्या देखते हैं, पंचांग देखते हैं, पंचांग देखते हैं। तो एलमेनेक, 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 एलमेनेक कमेंट बॉक्स में बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। एलमेनेक यानी कि पंचांग आपका, एनुअल कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर, ठीक है। सो एलमेनेक बेसिकली आपका क्या है, एनुअल कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखें आगे, अगला आपका एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, किसी की इंट्रोडक्टरी जो स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन कराए। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कौन कराता है, प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल इज द करेक्ट आंसर, बहुत आसान है। प्री यानी कि पहला, एम्बल पहले से ही जो है, पहले से जो है, तो इंट्रोडक्शन जो दे वही आपकी क्या है, प्रीएम्बल। बाकी इसको ट्रिक से याद करना है तो ऐसे मान लीजिए, प्रिय मैं बोल, तो आप प्रिय मैं बोल के शुरुआत करूं, प्रिय मैं बोल, प्रीएम्बल, प्रिय मैं बोल तो प्रीएम्बल। सो प्रिय मैं बोल के शुरुआत करूं, तो शुरुआत का जो पार्ट होता है। बाकी
प्रियम्बल बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, आपको नॉर्मली बिना ट्रिक के भी आना चाहिए। नेक्स्ट, वन हैविंग एक्सेसिव इंटरेस्ट और एडमायरेशन फॉर वन सेल्फ, कोई ऐसा पर्सन जो खुद में बहुत इंटरेस्ट रखता हो या खुद के लिए बहुत एडमायरेशन। देखो वन हैविंग एक जिसके है, एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट का मतलब है अपने अंदर रुचि, एडमायरेशन का मतलब है प्यार लगाव, खुद के लिए प्यार हो लगाव हो। अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक क्लास में पहले भी करा चुका हूं, नार्सिसस मैंने उस दिन कराया था, नार्सिसिस्ट तो यहां पे भी है नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई हुई है वोकैब वंडर्स पे ही शॉर्ट के माध्यम से, जो नार्सिसस और एको की कहानी है, ठीक है। उस शॉर्ट को सर्च करके आप देख सकते हैं। नार्सिसस वो पर्सन होता है बेसिकली जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन उसको अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था और अल्टीमेटली वो पानी में अपनी तस्वीर देखता है और खुद से ही प्यार कर बैठता है। तो जो खुद से ही प्यार कर ले और वो खुद के प्यार में पागल हो जाता है, मर जाता है। तो खुद के प्यार में जो इतना पागल हो वही है नार्सिसस जैसा, और नार्सिसस जैसे का मतलब है नार्सिसिस्ट। इसी में से कुछ और शब्द भी बनते हैं, जैसे इस पे स्टार लग रहा है तो हमारी संजीवनी में हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। तो नार्सिसस बेसिकली क्या होता है, नार्सिसिस्ट आपका नाउन होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्ध ये एडजेक्टिव है। देखो नार्सिसिस्ट नाउन है, नार्सिसिस्टिक आपका एडजेक्टिव है, नार्सिसिज्म आपका आत्ममुग्धता नाउन है। तो नार्सिसिज्म वो कॉन्सेप्ट हो गया, नार्सिसिस्ट वो पर्सन हो गया, नार्सिसिस्टिक एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इन सभी शब्दों का ओरिजिन रोमन कवि ओविड की रचना मेटामॉर्फोसिस से है। नार्सिसस और एको की कहानी है। नार्सिसस उसमें पानी में अपनी फोटो देखकर खुद से ही प्यार कर बैठता है और आत्ममुग्ध हो जाता है। बाकी भाई इसको और अगर ट्रिक से ही याद करना चाहते हैं तो देखो इसमें नार्सी से आप इसको नारी पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, नारी, ठीक है। सो नार्सिसिस्ट का प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें थोड़ा सा तो इसको नारी पढ़ें, और नारी प्लस में असिस्ट, नारी प्लस में असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है बेटा हेल्प करना, हेल्प करना या मदद करना, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मदद करना, मदद करना। अब भाई ये जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं ना, ये पता है क्या करते हैं, ये नारी को असिस्ट करके नार्सिसिस्ट कर देते हैं। कैसे, ब्यूटी पार्लर वाले आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको लगा देंगे भाई साहब बहुत सारा चूना, चूना बोले तो वो सफेद सफेद, मुझे तो चूना ही लगता है, समझ रहे। तो वो सफेद सफेद पाउडर जो भी है, हमें तो पाउडर मतलब सफेद चूना ही देखा है, ऐसे सफेद सीमेंट लगा देते हैं, ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, सफेद सीमेंट लगा देंगे और उसको देख के नारी हो जाएगी एकदम, हाय मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, आत्ममुग्ध हो जाती है नारी। क्या हो जाती है, आत्ममुग्ध। तो नारी को करके असिस्ट कर देते हैं नार्सिसिस्ट। तो ऐसे याद रख लेंगे भाई, नारी को करके असिस्ट, नारी को करके असिस्ट कर देते हैं या बना देते हैं, असिस्ट बना देते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बना देते हैं उसको, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट बना देते हैं। हो जाएगा याद, भूलोगे तो नहीं, नहीं भूलोगे तो लाइक शेयर तो बनता है भाई, हैं आ जाओ आगे। तो नारी को करके असिस्ट बना देते हैं नार्सिसिस्ट, करम जले। काम, क्वाइट एंड फ्री ऑफ डिस्टरबेंस, बहुत शांत है, क्वाइट है, फ्री ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब है माइंड में कोई उथल पुथल नहीं है, बिल्कुल भी फ्री ऑफ डिस्टरबेंस। इसको बोलते हैं भाई ट्रैंक्विल, 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 क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल। इसको देख के ऐसा फील आ रहा होगा टैंक फिल, इसको कैसे याद रख लेना है, टैंक फिल, ट्रैंक्विल, टैंक फिल, ट्रैंक्विल, टैंक फिल। और आपने वो तो सुना ही है, अध जल घर गगरी छलकत जाए, अध जल घगरी छलकत जाए, और पूरा टैंक फिल शांत रहता है। यही तो है, जहां पे अधजल गगरी होती है, जहां पे नॉलेज की कमी होती है वो बहुत छलकती है, लेकिन जिसके अंदर नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो शांत किस्म के हो जाते हैं, उनके अंदर पीस दिखाई देता है, उनके अंदर ट्रैंक्विलिटी दिखाई देती है। तो टैंक फिल हो गया तो ट्रैंक्विल हो गए, ट्रैंक्विल, टैंक फिल, ट्रैंक्विल मतलब ट्रैंक्विल और टैंक फिल। तो इसको याद रख लेंगे भाई, टैंक फिल इसका आपका क्या है, कीवर्ड है, यही आपकी असली ट्रिक है। सो अधजल गगरी छलकत जाए, सॉरी
अधजल गगरी छलकत जाए, बरी गगरिया चुप्पी जाए। ठीक है, सो ट्रैंक्विल यानी कि शांत, चुप। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाई एफ्लुएंट। भाई एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? अमीर। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी। एफ्लुएंट एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे नाउन फॉर्म में यूज हुआ है, द एफ्लुएंट लिख रखा है, यानी कि सारे अमीर लोग। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। देखो क्रेसी का मतलब शासन, गवर्नमेंट, और प्लूटो बेसिकली टॉप क्लास के लोग, बहुत पैसे वाले लोग, प्लूटो। अब इसको कैसे याद रखेंगे? भाई जिनका नारा है लूटो, कौन है वो? पैसे वाले, लूट रहे गरीबों को, बड़े पैसे वाले अंबानी टाइप के लोग क्या करते हैं? लूटो, 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 पैसा लूटो। जिन जो करते हैं लूटो, वही सरकार बनाते हैं प्लूटो। सिंपल सी बात है। लूटो करने वाले लोग क्या, कौन सी सरकार बनाते हैं? प्लूटो वाली, यानी कि प्लूटोक्रेसी। धनी लोगों की जो सरकार होती है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। बाकी टीम ने भी पलट क्रेसी करके कराए, बाकी वो छोड़ दीजिए। जो हमने बताया है वो कतई गजब है। सो बेशक चाहें तो आप इसको हटा दीजिए ऐसे करके। बस आप इसको कैसे याद रखोगे? लूटोक्रेसी। और लूटोक्रेसी धनी लोगों द्वारा, धनी लोगों, लूटोक्रेसी किसके द्वारा होती होगी? आप खुद ही बताइए यार। लूटोक्रेसी तो धनी लोगों द्वारा होती होगी। ठीक है, धनी लोगों द्वारा किया गया शासन है, किया गया शासन है, क्योंकि उनका तो भाई वो धनी बने ही ऐसे हैं। लूटो, 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 लूट लूट के धनी बने हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम? लूटोक्रेसी। क्या बोल? हेट। नेक्स्ट देखेंगे, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिसीज ऑफ नर्व्स। भाई जो नर्व्स यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में वो रखता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? देखो ब्रेन में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो न्यूरोलॉजी तंत्र जो है उसको सो न्यूरोलॉजिस्ट बोल देंगे। न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरो यानी कि माइंड, न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि माइंड का। तो न्यूरो यानी कि ब्रेन, और लॉजिस्ट यानी कि एक्सपर्ट, ब्रेन के एक्सपर्ट को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी एंड डल, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। कोई भी चीज ऐसी बहुत सिंपल सी है, डल है, इंटरेस्ट नहीं है, एकदम कतई डल लग रही है कोई चीज, कैसी है? जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं भाई देखो कितना, आप समझते हैं मैं कितना स्मार्ट लगता हूँ, है ना? और है कतई गजब हीरो टाइप, लेकिन मैं अपने ये जो बाल हैं अगर इनको कटवा लूं, यानी कि मैं अपना मुंडन करवा लूं, मैं कैसा बोरिंग लगूंगा, एकदम कतई कटप्पा टाइप का, है ना? सो मुंडन करवाने से क्या लगेगा? आदमी बोरिंग, डल हो जाएगा, कतई मुझे देख के कुछ लोग तो करेंगे छी। सो डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मुंडन यानी कि बोरिंग। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, इसको आप वैसे तो मंडेन पढ़ते हैं, बाकी आप इसको मुंडन पढ़ लेना, कौन सी आपकी प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट हो रहा है। सो बेसिकली मंडेन यानी कि डल, बोरिंग, यहाँ पे एक्साइटमेंट खत्म हो गई जीवन में। ठीक है, गंजा कर दिया क्योंकि पिताजी ने आपको। सो मुंडन यानी कि बेसिकली मुंडन के बाद मुंडा बोरिंग हो गया, मुंडन के बाद मुंडा बोरिंग हो गया, मुंडा बोरिंग हो गया, है ना? सो याद रहेगा। नेक्स्ट भाई, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया ना, कतई बता रहा हूं, आगे देखेंगे। टू ब्रिंग मेमोरीज और इमेजेस टू द कॉन्शियस माइंड। ब्रिंग का मतलब लाना, मेमोरीज का मतलब यादें, उसी की यादें। मेमोरीज का मतलब यादें, जो आपकी रिया या फिर जो जिया है, उस जिया की यादें। और कौन सी जिया की यादें आप अपने दिमाग में ला रहे हो? लंबी नाक वाली जिया, लंबी नाक वाली जिया की यादें आप अपने दिल में ला रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी यादों को दिल में ला रहे हो, उसके फोटोज देख रहे हो, क्योंकि उसकी खास बात क्या है? नाक लंबी। आप कहोगे कैसी जिया की बात कर रहे हैं आप सर? देखो भाई, आपको अभी समझाते। कॉन्शियस का मतलब है जो आपका जगा हुआ, सोया हुआ नहीं है। सबकॉन्शियस होता है जो अंदर का माइंड है, कॉन्शियस होता है जिस पर आपका कंट्रोल है एक तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? इवोक करना। वैसे तो यहां पे देखो, अभी बताऊंगा आपको मैंने ये क्यों बताया है आपको ये वर्ड, जो जिया वाली कहानी है, क्योंकि आपके लिए एक वर्ड और होता है नॉस्टैल्जिया, पास्ट की मेमोरीज जो होती हैं। ठीक है, तो पास्ट की मेमोरीज बेसिकली क्या है? नोज, टॉल और जिया, नॉस्टैल्जिया। ये भी वर्ड आज ही की क्लास में है, देखो ये देखिए। तो पास्ट की जो सेंटिमेंटल मेमोरी, लॉन्गिंग का मतलब होता है भाई साहब याद, कह सकते हो आप, यादें। ठीक है, तो पास्ट की किसकी यादें हैं?
वही जिया, लंबी नाक वाली जिया, तो उसको क्या बोल देते हैं? नॉस्टैल्जिया। तो नोज टॉल और जिया, नोज टॉल, लंबी नाक वाली जिया, तो नोज टॉल जिया। तो वो जो मैंने वहां पे वर्ड आपको बताया उसको आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, नोज टॉल जिया यानी कि लंबी नाक वाली जिया की पुरानी यादें। बाकी इसको कैसे याद रखोगे मेरे भाई? ये होता है आपका इवोक बेसिकली, क्योंकि ये वर्ब है। देखो नॉस्टैल्जिया आपका नाउन होता है और ये क्या है? टू ब्रिंग। टू ब्रिंग का मतलब है कुछ लाना, यानी कि वर्ब की बात कर रहे हैं, और वर्ब की बात है तो ये क्या कर रहे हैं? इवोक कर रहे हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे आपने हरियाणा में कई बार सुना होगा, आप कोई बात याद नहीं कर पा रहे हैं, आपका दोस्त आपको याद दिलाता है, वो हरियाणा से, वो कहेगा इबोके है, इबोके है, याद आ गया। मतलब एग्जैक्टली हरियाणवी तो नहीं बोल पाता हूं मैं यूपी से हूं, लेकिन कुछ ऐसे ही बोलते हैं, इब ओके है, ठीक है। सो इब ओके, तो इब और ओके। तो जब आपका दोस्त आपको कुछ याद दिलाए तो वो क्या पूछता है? इब ओके है, तो ओके ओके, हाँ हाँ याद आ गया, आ गया आ गया। सो इब ओके, इब ओके है। जब आपको कुछ याद आ रहा है यानी कि अब ओके है। सो इब ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड। वो व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर क्यों अनजान है। और भगवान तो है। 22 तारीख को आ रहे हैं, तो 22 तारीख को बताइएगा क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त कुछ ये खरीद लाए कि नहीं खरीद लाए? हमारे राम आ रहे हैं, है ना, अपने जन्म स्थान पे, तो बताइएगा। तो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड, उसको बोलते हैं थीस्ट बेसिकली भाई। देखो ये जो THEI है, इसका मतलब ही बेसिकली भगवान से होता है, भगवान। सो भगवान को मानने वाला थीस्ट होता है, भगवान को ना मानने वाला एथिस्ट होता है, और भगवान है या नहीं इस बात पर डाउट करने वाला एग्नोस्टिक होता है। तीनों वर्ड्स याद होनी चाहिए, थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे भाई, आस्तिक बोलते हैं इसको, और हिंदी में नास्तिक बोलते हैं एथिस्ट को। अगला आपका है, ये गलती से लग नहीं पाया, फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। सेलिब्रिटीज के पीछे जो फोटोग्राफर लग के फोटो खींचने भागते हैं, उनको आप किस तरीके से याद रख सकते हो उस वर्ड को? आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें जो आपके फरहान जी थे उनके पापा राजी हो गए। क्या राजी हो गए? जैसे ही पापा हुए राजी और फरहान बन गए थे क्या? प्रोफेशनल फोटोग्राफर। क्या बन गए थे? याद है ना, देखो ये सीन, ठीक है। सो ये आपका वर्ड होता है पापा राजी। पापा राजी बनने से, पापा राजी होने से क्या हुआ? ये देखो बेटा, तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? तो पापा क्या हो गए? राजी, और बेटा क्या बन गया? पापा राजी। समझ गए? पापा हो गए राजी तो बेटा क्या बन गया? पापा राजी। सो पापा हो गए राजी, बेटा बन गया पापा राजी। याद रखोगे ये 3 इडियट्स का सीन, एकदम याद रहना चाहिए। जीवन में दोबारा इस वर्ड को भूल के दिखाना चैलेंज है ना, नहीं भूल पाओगे। अब आगे देखेंगे अगला, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। देखो भाई वेजिटेबल्स जो होती हैं, हम कहते हैं ना ये तो हर्बल है। हर्बल है यानी कि बेसिकली एक वर्ड होता है आपका हर्ब्स, HERBS। ये जो हर्ब होती हैं इसका मतलब है ये जो खेती से जुड़ी हुई चीजें हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हर्ब्स का मतलब बेसिकली गार्डन वगैरह से जुड़ा हुआ। तो बेसिकली इसको भी क्या बोल देते हैं हम? हर्ब से ही एक वर्ड आपका आगे बढ़ के वर्ड्स को चेंज करते करते वर्ड शब्द बनता है हॉर्टिकल्चर। तो ये जो H वाले शब्द हैं इनको क्या बोल देते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो ये जो हॉर्टी है इसका संबंध किससे होता है मेरे भाई? गार्डन से। गार्डन से संबंध होता है हॉर्टी का कल्चर, यानी कि गार्डन का कल्चर। गार्डन का कल्चर बेसिकली क्या हो गया? द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल ग्रो करना, फ्रूट्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना। तो ये आप देख सकते हैं हॉर्टी मतलब रिलेटेड टू गार्डनिंग, गार्डनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड क्या है? वन हु इज अ बूट लिकर। बेटा बूट लिकर का मतलब क्या जानते हो? बूट का मतलब होता है जूता, और लिकर का मतलब होता है चाटने वाला, जूते चाटने वाला, बेसिकली चापलूस। एंड फ्लैटरर, बड़ा फ्लैटरर है। फ्लैटरर का मतलब है चापलूस, इसको भी क्या बोलते हैं? चापलूस। देखो पहली बात तो आपको 2 शब्द यही मिल जाने चाहिए। बूट लिकर बहुत आसान है, हम कहते हैं ना तू तो तलवे चाटता है, तलवे में ही तो जूता होता है। तो तलवे चाटना, बूट को लिक करना यानी कि बूट को चाटना बेसिकली। तो यहां से ये हो जाएगा। तो बूट लिकर एक शब्द आपको याद हो गया। दूसरा भाई ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लैटरर। फ्लैटरर का कैसे याद रख लोगे? जो किसी को फ्लैट करे, हम कहते हैं ना हम तो उसको देखते ही फ्लैट हो गए, जैसे आप फ्लैट हुए। अगर आप कोशिश करो कि दूसरे को हम फ्लैट करें
तो फ्लैटर करने की कोशिश करने वाला, फ्लैटर करने की कोशिश करने वाला ही क्या है, फ्लैटरर है। तो फ्लैट करना चाह रहे हो आप, जो फ्लैटरर है वो आपको क्या करना चाहता है, फ्लैट, यानी कि आप उसकी सेवा से खुश हो जाओ, एकदम फ्लैट हो जाओ, समझ गए। तो ये भी तो चापलूस। बाकी इस शब्द को, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भाई जब साइकोफेंट, साइकोफेंट चापलूस होता है। इसको याद कैसे रखेंगे भाई, देखो बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा आपको। यहाँ पे फैन दिख रहा है, बेशक वो वाला फैन नहीं है FAN वाला, लेकिन फैन तो है। फैन अगर है, और फैन का मतलब क्या होता है, अरे हम तो जी उसके फैन है, जैसे हम विराट कोहली के फैन है। लेकिन अगर कोई फैन, जैसे हम तो लॉजिकल फैन है, अगर कोहली साहब अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम उनको क्रिटिसाइज भी कर देंगे। हम हर चीज के फैन है, लेकिन हमें कोई चीज गलत लगेगी तो उसको भाई आलोचना भी करेंगे, सही लगेगी तो उसकी तारीफ भी करेंगे, हम इस टाइप के फैन है। लेकिन मान लीजिए कोई फैन साइको हो जाए, उसको हर चीज में उसकी अच्छी चीज भी अच्छी लगे, बुरी चीज भी मतलब बुरी चीज भी अच्छी लगे। कोई गाली दे रहा है, उसकी तो गाली भी दिल पे जाके आराम से रख रहा है, आहा तूने गाली दी है, तुम तो गाली भी दो, उसमें से भी रस टपकता है। अगर फैन की ये हालत हो जाए, यानी कि फैन कैसा हो गया है, साइको हो गया है। हालांकि वो साइको की स्पेलिंग ये PSYCHO होती है, तो ये साइको अलग होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक ऐसा फैन जो साइको हो गया है, वही कैसा बन जाएगा, चापलूस बन जाएगा यार। इस लेवल का फैन हो कि फैन बन के साइको हो चुका है, तो ऑब्वियसली क्या बन गया वो, साइकोफैन। साइकोफैन यानी कि आपका चापलूस, याद रहेगा जीवन भर। तो साइकोफैन, ठीक है, साइकोफैन, साइकोफैन इससे याद रह जाएगा, है ना, भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। कमेंट में लिखते रहोगे तो जीवन भर बिल्कुल वैसे ही नहीं भूलोगे, लिखते रहा करो, लिखते रहा करो, बराबर बराबर, लगातार लगातार, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे कोशिश किया करें कि कुछ कुछ इनके सिनोनिम एंटोनिम भी लिखते रहा करें। मैं सिनोनिम एंटोनिम्स में ज्यादा इसलिए नहीं जाता हूं मेरे भाई, क्योंकि अगर मैं उनमें चला जाऊंगा तो फिर वीडियो की लेंथ यो लंबी हो जाएगी, फिर आप भी कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी वीडियो डेली कैसे देखें। अब मेरा टास्क क्या है, 40 मिनट के अंदर सारी क्लास निपटाओ, बढ़िया से अच्छे से देखो। 20 मिनट के अंदर दिन में 2 बार नोट्स रिवाइज करो, एक बार 10 मिनट में, अगली बार फिर से 10 मिनट में, 2 बार रिवीजन, एक बार क्लास। 1 घंटे वोकेबलरी को देने होते हैं आपको, 1 घंटे के अंदर आपको डेली जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है। और क्या चाहिए मेरे भाई, चाहिए कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए बढ़िया से पढ़ें भाई, मस्त पढ़ें, मौज लें एकदम तसल्ली से। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, सर मैं पहले कॉमेडी वीडियोस इधर उधर देखता रहता था, फिर मैंने आपकी वोकैब की सीरीज फॉलो करी, अब मैं वोकैब भी याद कर लेता हूं और मेरा मनोरंजन भी हो जाता है, तो इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। सो इसीलिए लगातार जुड़े रहें, और भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रिसिएशन बनता है, और हमारा अप्रिसिएशन यही है कि आप दुनिया जहां के लोगों को जोड़ पाए, ठीक है। आप देखेंगे राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड, वो राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसको पढ़ सकते हैं वो लेजिबल बोला जाता है, लेजिबल है भाई ये तो पढ़ सकते हैं। जिसको नहीं पढ़ पाएंगे उसको आगे नेगेटिव करने के लिए IL लगा दीजिए तो एलिजिबल हो जाएगा। तो इसको आसानी से IL यानी कि नॉट, और लेजिबल यानी कि पढ़ने लायक। सो यहां से हम कह सकते हैं एलिजिबल का मतलब है, इलेजिबल का मतलब है जो पढ़ने लायक ना हो। तो यहां से आप इल प्लस लेजिबल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है द इमेजिनरी लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। वो इमेजिनरी लाइन जो मतलब जहां पे हमें लगता है कि देखो आसमान और धरती मिल रहे हैं। और अच्छा एक बात बताना भाई, मैं हूं मथुरा से, मथुरा में हमारे गांव में भी ऐसे लगता था कि ये 1 किलोमीटर दूर मिल रही होगी, जाके देखो आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। यहां दिल्ली में अगर हमें, तो भी हमें क्या लगता है कि यहां देखो थोड़ी सी दूर धरती और आसमान मिल रहा है। अगर आप बिहार में बैठे हैं, बिहार में भी ऐसा ही लगता होगा, थोड़ी दूर मिल रहा है। आप केरला में बैठे हैं, वहां भी लगता होगा। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह क्या लगता है कि देखो वहां पे धरती और आसमान मिल रहा है, अगर जगह थोड़ी सी खाली है। लगता है, क्या मैं गलत कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी दूर पे लगता है। यानी कि आप हर एक जोन में चले जाओ, हर जोन में चले जाओ, हर जोन में क्या दिखेगा कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, लेकिन मिलते तो नहीं है। हर जोन में चले जाओ तो क्या दिखेगा कि आसमान और धरती मिल रहे हैं। तो बस इसको हर को थोड़ी सी स्पेलिंग अलग कर लो और इसको हॉर कर लो, ठीक है। और इसको जोन को ई को हटा दो तो हॉरिजन। सो हॉरिजन इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई, इसको आप कैसे कर सकते हैं, अरे थम जावे, ला 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 ला।
ठीक है, देखो, सो हॉरिजन याद हो गया, हर जोन में ऐसा ही दिखता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं, बाकी हर जन को सीधी लाइन में खड़े होना चाहिए, ये सब याद रखो तो ठीक है। जो मैंने बता दिया बहुत जबरदस्त बता दिया, याद रहेगा जीवन भर। नेक्स्ट, कम्युनिटी दैट इज स्मॉलर देन अ विलेज या फिर ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, मतलब एक घरों के ग्रुप को या फिर एक ऐसी कम्युनिटी जो गांव से छोटी है, छोटा सा गांव, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी हेमलेट। पता है क्यों है वो हेमलेट? वो लोग गांव बसाने में लेट हो गए, अब वो कहते हैं यार हम लेट थे, हम लेट थे इसीलिए हम लेट बन गए। हम लेट यानी कि जो अपना गांव बसाने में थे लेट, वो बन गए हेमलेट। सो हेमलेट मतलब, हेमलेट का मतलब बेसिकली क्या बन गया? उपग्राम या गांव में घरों का छोटा सा समूह जो होता है। तो बेसिकली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑफिस आने में लेट हो गए क्योंकि हमारा छोटा सा गांव दूर है। छोटे से गांव कहाँ है? दूर है, इसीलिए लेट हो गए। तो हम लेट हैं क्योंकि हमारा छोटा सा गांव है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और एक्रोबेट्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आप कभी गए हो टूर पे? हम कहते हैं ना जी टूर पे गए हैं, और टूर पे आप किसके साथ जाते हो? दोस्तों के साथ। तो आर्टिस्ट का ग्रुप हो सकता है तुम आर्टिस्ट हो तो तुम्हारा आर्टिस्ट लोगों का ग्रुप होगा, डांसर हो तो डांसर्स का ग्रुप होगा, पूरे टूर पे ऐसे चल रहा होगा, है ना। सो ऐसे ही एक्रोबेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों का ग्रुप वही टूर पे जाता है, सो इसी को बोल देते हैं जी ट्रूप। क्या बोल देते हैं? ट्रूप। सो टूर से याद रखोगे ट्रूप, टूर से याद रखोगे ट्रूप। सो बेसिकली ट्रोप बेसिकली क्या होता है? टूर इसकी कीवर्ड है, ट्रिक है। तो टूर पर दोस्तों की मंडली के साथ जाने पर ही मजा आता है। सो दोस्तों की मंडली या दल, एक साथ तमाशा करने वाले या कहीं जाने वाले, नाचने वाले, वही क्या कहलाएंगे? आपके ट्रूप। तो टूर से ट्रूप याद रखेंगे। नेक्स्ट, समथिंग दैट हैपन्स ऑफन और दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज जो लंबे टाइम तक टिके चले उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जी पेरेनियल। कैसे याद रखेंगे? आपने एक वर्ड सुना है एनुअल, एनुअल का मतलब वार्षिक, सालाना, और इस वार्षिक से भी ज्यादा कुछ हो तो वही है एनुअल। सो जो हमेशा रहे, पर एनुअल, पर एनुअल हमेशा हमेशा हमेशा, सार्वकालिक। सो पर एनुअल हमेशा के लिए। सो पर और नियल यानी कि पर जब निकल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाते हैं। पर निकल गए भैया, उड़ गई हमेशा हमेशा के लिए, है ना, परी बन गई। आगे, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कौन होते हैं जी? लोग। और लोगों के लिए एक रूट होता है दैट इज डेमो। डेमो कल भी बताया था आई गेस, डेमो। और डेमो का अध्ययन, लोगों का अध्ययन, लोगों की पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफी। सो डेमो पीपल, ग्राफी यानी कि डिस्क्रिप्शन। सो डेमोग्राफी यानी कि लोगों के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो अध्ययन। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? जो ऑर्डर है, आपने देखो छोड़ो आंसर तो, लेकिन मोटा भाई का एक डायलॉग तो आप सबको याद रखना चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, वही क्रोनोलॉजी है, समय क्रम, कालानुक्रम जिसको हम बोल देते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी जरूर समझ लेना, नहीं तो मोटा भाई नाराज हो जाएंगे। सो आप क्या करिए? क्रोनोलॉजी समझिए। समझ रहे हो? आगे मोटा भाई नीचे, ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। आगे, द किलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप, देखो भाई ग्रुप है तो वो जन कह देंगे, जन, जन यानी कि लोग बहुत सारे ग्रुप में हैं, और वही भाई जन से ही बन गया जीनोसाइड। साइड का मतलब हत्या, और बहुत सारे जनों की हत्या यानी कि जीनोसाइड। कहां पे हुआ था? आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, कभी ना कभी तो अंग्रेजों से बदला लेना है ना, कुछ तो करेंगे ही बड़े होके। तो जीनोसाइड कहां पे हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। आगे देख, मतलब जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था बड़ा दर्दनाक था, जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। सो उस चीज के लिए अंग्रेजों को कभी माफ नहीं करेंगे। आगे, वन हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे जो मनी लैंड करता है उसको क्या बोलेंगे? देखो भाई, जो पैसा देता है ऊंचे रेट पे, वो आपका क्या कर रहा है? वो कर रहा है आपको यूज, आपका कर रहा है प्रयोग, आपकी गरीबी का फायदा उठा रहा है। जो ऊंचे रेट पे पैसा देता है तो वो क्या करता है? यूज कर रहा है आपका, तो उसी को बोल देते हैं क्या? यूजरर। क्या बोल देते हैं? यूजरर। जैसे चाइना करता है, गरीब देशों को पैसा पैसा बांटता है, फिर उनको पे कब्जा जमा लेता है। सो यूजरर। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, विल मालदीव्स फॉल टू चाइनाज डेट ट्रैप। व्हाट इज डेट ट्रैप? वही कि एक डेट को चुकाने के लिए, उसकी ब्याज चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, उसकी ब्याज चुकाने के लिए तीसरा कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, उन सबकी ब्याज फिर कर्जे में फंस गए। डेट ट्रैप, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको डेप्ट नहीं पढ़ते, बी साइलेंट रहता है। मालदीव्स, और आपने देखा ये भारत का भी जो इश्यू चला, एस एक्चुअली में आप लोगों को अगर नहीं पता, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूं, वैसे हमने इस पे जो द हिंदू का एडिटोरियल भी किया हुआ है, द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम, जो हमने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू करा आप लोगों के लिए, उसमें आपने देखा भी होगा।
उसमें जिन लोगों जो पढ़ते हैं ना वो करंट में भी रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। बाकी भाई मालदीव्स की जो सरकार है वो इंडिया के अगेंस्ट रही है अपने चुनाव के कैंपेन से लेके, क्योंकि चुनाव के टाइम पे ही, चुनाव प्रचार में वो लोग इसी बल पे आए थे कि हम इंडिया आउट की स्कीम लेके चल रहे हैं, हम इंडिया वालों को यहाँ से हटा देंगे। तो जो मिलिट्री के जो मिलिट्री पर्सनल है वहाँ पे हमारे, उनको वहाँ से हटाने की बात की गई है। इवन वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स ने ये भी ट्वीट कर दिए जो इंडिया के बारे में गलत हैं, इंडिया के लोगों को थोड़ा सा गंदा बताया है उन्होंने, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गंदा बताया है, मोदी जी की तक की उन्होंने बुराई कर दी। तो भाई ऐसे लोगों को माफ तो नहीं भाई, मैं तो आज खुद कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए मेरे भाई, जीवन में बहुत भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, मालदीव्स नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे लेकिन मालदीव्स नहीं जाएंगे, मालदीव्स नहीं जाएंगे। तुम्हारी हस्ते ऐसी नहीं जाएंगे। पंगा ले रहे हो यार, किससे पंगा ले रहे हो मालदीव्स वालों यार, फालतू में है। चलो भाई, और आप भी नहीं जाओगे, कमेंट में लिखेंगे भाई सरकारी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगने के बाद शादी भी होगी, और शादी के बाद में घूमने भी जाएंगे बीवी के साथ। तो कहाँ जाएंगे? तो अपने लक्षद्वीप जाएंगे, अपने अंडमान जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन मालदीव्स नहीं जाएंगे। कमेंट करके बताएंगे कि नौकरी के बाद कौन कौन मालदीव्स नहीं जाएगा।